friends, welcome to ProTalent and I am Nitin Parmar. I welcome you all for this 7th module on our current affair revision module. दोस्तों, in this particular module we are picking up a new direction now. So far we have covered all the important events, awards related part, ranking, डिफेंस एक्सरसाइजेस, ठीक है, ये सब बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हमने कवर करी, साथ साथ में हमने बड़े बड़े इवेंट्स भी कंप्लीट करे. ठीक है, नाउ वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विच आर रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंट बिल्स, इंपॉर्टेंट एक्ट्स, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों. दिस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स. पर उससे पहले जो भी छोटे छोटे कुछ इवेंट्स बाकी रह गए उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं. चलिए, ग्रेट दोस्तों. इवन दो WHO एंड चाइना has discarded the idea of using, you can say, this coronavirus as a bioweapon, ठीक है, but there is a contention going on that India should be prepared for any deadly biothreats. So you may ask, sir, what is biothreat? Biothreat का मतलब होता है कि when, you can say, someone like terrorist or the enemy country would possibly attack through primarily and some kind of, we can say, anthrax, plague, smallpox, है ना, those kind of germ weapons, okay, then it is called, you can say, bio threat, and that's a biological war. Okay, biological weapons, ठीक है, are basically easier than any other, you can say, part. In fact, nuclear bomb से तो और बेहतर है, ठीक है, बराबर, but then obviously they are, you can say, all the more problematic. In India, DRDO oversees दिस केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर डिफेंस प्रोग्राम. तो उसका डिफेंस प्रोग्राम इंडिया में DRDO देखता है. हालांकि बहुत ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने कभी भी इस बात को बहुत सीरियसली लिया नहीं है, पर अब मौका आ चुका है जहाँ पे हम सीरियसली लेना चालू करें. इंडिया सीड फर्म्स प्रोड्यूसिंग BT कॉटन सीड्स विल नो लॉन्गर हैव टू पे रॉयल्टीज टू जर्मन कंपनी, यू कैन से, दैट इज बेयर. दोस्तों, आपको याद होगा, दिस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स. जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आर गोइंग ऑन इन इंडिया. दे आर सक्सेसफुल थिंग, यू कैन से, प्राइमरली विथ BT कॉटन. ओके, हमने BT ब्रिंजल और एक दो और में ट्राई करने की कोशिश करी थी, बट इट वॉज नॉट सक्सेसफुल एंड इट वॉज नॉट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट. बट BT ब्रिंजल इज फुल्ली अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट. दोस्तों, you can say, sorry, BT cotton is fully approved by the government. Now in this scenario, we took the seeds from Monsanto company, which is a US based firm. ठीक है, कुछ सालों के बाद, some around in 2018, Bayer purchased this Monsanto at some around $63 billion. ठीक है, now we have to purchase from Bayer. Bayer is a German based company. बहुत फेमस कंपनी है दोस्तों, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है. पॉसिबली ये जो एग्री एंड फार्मा वर्ल्ड में अगर बात करें, दिस इज अ जायंट, इससे बड़ा कोई फर्म नहीं है, ठीक है. एनीवे, सो द आइडिया व्हाई वी हैव, यू कैन से, स्टॉप्ड पेइंग एनी मनी टू जर्मनी, बिकॉज देयर विल नॉट बी एनी ट्रेड वैल्यू ऑन बॉलगार्ड 1 एंड बॉलगार्ड 2 हाइब्रिड कॉटन सीड्स. सो जो हम कॉटन सीड्स लेंगे, दे आर हाइब्रिड वंस, है ना, और उसकी जो ट्रेड वैल्यू थी जो हम पहले लेते थे प्राइमरली फ्रॉम बेयर, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, एंड देयर बाय वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनीथिंग. मोर देन 40 इंडियन सीड फर्म्स करंटली आर पेइंग रॉयल्टी टू बेयर. ओके, दिस इज ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी, अब उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं. पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर, जो आजकल यू से कोरोना की वजह से काफ़ी न्यूज़ में है, आर स्टेट सब्जेक्ट एज पर दी Constitution. However, we can say, as per entry number 29 of concurrent list, the power to set rules will possibly lie with center as well. So, state will follow the rules set by the center. जैसे आपने देखा होगा कि अभी स्कूल ओपन होगी कि नहीं होगी, उसके अंदर सभी, you can say, state are dependent on government of India के, you can say, guideline. Once they'll publish the guideline, the state will take a decision कि भाई उनको खोलना है, नहीं खोलना. अगर खोलना है तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक, नहीं खोलना है तो फिर कोई स्कोप ही नहीं है, ठीक है. सो व्हाट इज एंट्री नंबर 29? प्रिवेंशन ऑफ एक्सटेंशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑफ इन्फेक्शन और कंटेजियस डिजीज और पेस्ट अफेक्टिंग मैन, एनिमल और प्लांट्स. ठीक है, सो विच इज अ कॉन्करेंट लिस्ट. इस पर्टिकुलर लिस्ट पे सेंटर और स्टेट दोनों अपने लॉ बना सकते हैं. दोस्तों, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ
by center and state put together is some around 1.3% of GDP, which is quite meager. और ये हमने देखा है कि ये कोरोना में हमारी जो हेल्थ सिस्टम जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करनी चाहिए वो नहीं कर पाई. उसके सामने आप क्यूबा देखें, क्यूबा ने क्या किया, अपने डॉक्टर्स को दूर दूर भेजने की कोशिश करी कि भाई हमारे यहाँ तो इनफ सब कुछ सपोर्ट है, अगर आपको कोरोना के लिए डॉक्टर्स चाहिए हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल है. जिसकी वजह से यूएसए उसके ऊपर गुस्सा भी हो गया था और उन्होंने यूएनएचआरसी में उसको एंट्री देने से मना भी कर दिया था. ये सनो क्योंकि वो बोल रहे थे भाई डॉक्टर्स की ट्रैफिकिंग कर रहे थे. Anyway, but at the end of the day, they are, you can say, better placed than India. India was admitted as observer to Indian Ocean Commission, ठीक है, based on the request from India, which are we will be having observer status, while Comoros, Madagascar, Mauritius, Reunion Island, which is a French का अपना group है, Seychelles, these are the part of Indian Ocean Commission. Okay, so these are very important. 1982 में intergovernmental organization बनाया गया था and primarily to maintain the Indian Ocean, you can say, activities. ठीक है, epidemic of smallpox virus which happened in 1610. दोस्तों हम अलग अलग तरीके के जो प्रीवियस बड़े बड़े डिजीज हुए थे उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड लेकर आए आपके लिए. सो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं स्मॉल पॉक्स वायरस, ठीक है, जो 1610 में हुआ था. इट किल्ड मोर देन 50 मिलियन पीपल. 1 मिलियन इज 10 लाख. ओके, सो दिस इज 500 लाख विच इज 5 करोड़ लोगों की मौत हुई. ठीक है, दिस इज ह्यूज. ठीक है, अभी तक हम जो नंबर पे बैठे वो लाखों में बैठे, करोड़ों पे नहीं बैठे. 1610 में करोड़ों लोग, 5 करोड़ लोगों की मौत. ठीक है, लैटिन अमेरिका was heavily affected. Okay, it was caused by transmission of smallpox virus from European, ठीक है, टू नेटिव पॉपुलेशन. यूरोप के लोग, ठीक है, अपने घर से दूसरों के यहाँ गए तो उन्होंने उनको ट्रांसमिट किया. ठीक है, while natives were not fully ready. Yes, यूरोप का ये ब्लैक डेथ, स्मॉल पॉक्स विच किल्ड, ब्लैक डेथ वॉज अनदर विच वॉज, एक तरीके से बोले थे ब्यूबोनिक प्लेग के नजरिए से गणित था. ब्लैक डेथ दैट किल्ड 20 मिलियन पीपल ड्यूरिंग 1347 and 51. ठीक है, एंड दैट लेड टू ड्रास्टिक रिडक्शन इन द पॉल्यूशन. जो आपने लॉकडाउन में देखा ही होगा, आपने मतलब जो लोग चंडीगढ़ में रहते थे उनको मतलब पहाड़ देखने लगे, हिमालय दूर दूर जो दूर था वो दिखने लगा. सो ये काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए. 1610 में जब कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हुआ, इट वॉज अ मैसिव रिडक्शन एंड इट ट्रिगर्ड लिटिल आइस एज, छोटा सा आइस एज की संभावना चालू हो गई थी उस समय पे, बिकॉज ट्रीज जो थे उन्होंने सब CO2 सक करना चालू किया. CO2 बाहर निकल नहीं रहा है और ट्रीज उसको सक कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यूरोपियन सेटलमेंट हैव एंटर्ड इनटू लैटिन अमेरिका. ओके, आज हम जो लैटिन अमेरिका दिखते हैं वो बेसिकली वही 1610 की देन है दोस्तों. ठीक है, तो वहाँ पे वो आए, उन्होंने एनवायरनमेंट को बहुत बुरी तरीके से परेशान कर दिया. एंड व्हाट वी नो टुडे इज दे कॉलोनाइज दैट. ओके, सो दिस इज हाउ स्मॉल पॉक्स वायरस. ओके, ग्रेट. इंडिया कंटिन्यू टू बी ऑन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव USTR for the lack of adequate intellectual property rights प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट. इंडिया में प्रॉपर्टी राइट्स, दैट इज पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है, ये सब के ऊपर अच्छी तरीके से लॉज नहीं है. इसीलिए तो ये जो अभी वो BT कॉटन का प्रॉब्लम हुआ, सिमिलरली हमारे यहाँ पे जो रेमडेसिविर के बारे में जो इंडिया की कुछ कंपनियाँ बनाती थी, ठीक है, तो कंपलसरी लाइसेंसिंग का प्रेशर आ गया था. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों की वजह से कंपनियों को लगता है कि दैट इंडिया इज नॉट अ राइट प्लेस टू गो. सो चाइना, इंडोनेशिया, रशिया, सऊदी अरेबिया along with others are in the priority watch list. ठीक है, सो दिस इज USTR का रिपोर्ट था जिसके द्वारा इंडिया इज इन priority watch list. Okay, so what are the various concern raised by USTR? बोलते हैं कि भैया innovators are not able to receive, maintain and enforce their patent primarily in the pharmaceutical sector. India applies restrictive patentability criteria to reject pharmaceutical patent. तो restrict करता है कि भाई इस एरिया में आप पेटेंट नहीं चला सकते हो, which is इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए अच्छी बात, मतलब होना ही चाहिए. भले वो USTR हमें प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाले या ना डाले. ठीक है, हमारे यहाँ पे लोगों की ज़रूरत है, ज़रूरत प्रायोरिटी है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा. देयर आर कंसर्न्स ओवर कॉपीराइट लॉ नॉट इंसेंटिवाइजिंग
द क्रिएशन एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ कंटेंट, आउटडेटेड ट्रेड सीक्रेट फ्रेमवर्क, ठीक है, ये सब कारण है दोस्तों। ये जो वर्क एनफोर्समेंट बाय कोर्ट, पुलिस होता है, ठीक है, कोई सेंट्रलाइज आईपी एनफोर्समेंट बॉडी नहीं है, तो इसकी वजह से इंडिया इज रियली नॉट टू बी इन द प्रायोरिटी लिस्ट। इनफैक्ट जो 5 सोर्सेस ऑफ इकोनॉमीज फॉर फेक गुड्स बाय OECD में इंडिया वॉज रैंक्ड इन दिस टॉप 5। मतलब बड़ी परेशानी है ना, ठीक है। सिर्फ चाइना फेक थोड़ी भेजता है, इंडिया भी भेजता है। इंडिया में हमारे पास है ना, मतलब एक से USA से बना हुए कपड़े है ना, या USA से बने हुए कुछ टॉयज है ना, कहाँ पर बनते भैया? उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन ऐसा करके होता है, यस और नो? ग्रेट। UN सेक्रेटेरिएट हेल्ड अ मीटिंग विथ 6+2+1 ग्रुप। बिल्कुल स्टार मार्क करिएगा दोस्तों, ये पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। व्हाट इज 6+2+1 ग्रुप ऑफ दिस पार्ट इन अफगानिस्तान? दोस्तों 6 नेबरिंग कंट्री ऑफ अफगानिस्तान कौन कौन है? चाइना, इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इंडिया नहीं है? हाँ, बिल्कुल नहीं है। इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड एज अ नेबर इन यूनाइटेड नेशन, ठीक है। आप और मैं मानते हैं कि अफगानिस्तान हमारा नेबर है, एक छोटी सी बाउंड्री है, इंटरनेशनल बॉडीज नहीं मानती है, ठीक है। तो ये हो गए 6 लोग। कौन कौन 6 लोग भाई? अफगानिस्तान के नेबर्स, ओके। सो ये अच्छा सवाल बन सकता है पूछने का, ठीक है। उसके अलावा ग्लोबल प्लेयर्स लाइक USA एंड रशिया, दिस आर 2 एंड 1 इज अफगानिस्तान। दिस इज प्राइमरली फॉर पीस टॉक इन अफगानिस्तान, ठीक है। 2011 में इंडिया साइंड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद अफगानिस्तान, ठीक है। ये हमने किया था, ओके। और जिसके द्वारा इंडिया ने करीबन $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अभी तक कर चुके हैं। क्या क्या किया है हमने बहुत बार बात करी है दोस्तों, इवन रिवीजन के अंदर भी मैंने 2 बार रिपीट किया था, ठीक है। अफगानिस्तान का पार्लियामेंट हमने बना के दिया, जरांज दिलाराम हाईवे बना के दे दिया, सलमा डैम बना के दे दिया हमने। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। उसके अलावा स्कूल, इंदिरा गांधी स्कूल हमने बना के दे दी। सो दिस इज व्हाट वी हैव हेल्प्ड अफगानिस्तान टू मेक। इंडिया हैव बैटर्ड फॉर अफगान लेड, अफगान ओन्ड एंड अफगान कंट्रोल्ड टॉक। सो जैसे इंडिया बोलते हैं कि भैया हम बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द मतलब अगेंस्ट ऑफ द पीपल, उसी तरीके से है ना, बाय अफगान फॉर अफगान ऑफ अफगान, ऐसा पूरा सिस्टम होना चाहिए। US तालिबान की जो पीस डील हुई थी, ठीक है ना, सो इंडिया ने उसका सपोर्ट किया नहीं था, ओके। इंडियाज लॉन्ग हेल्ड पोजीशन वॉज कि जो भी करेगा अफगानिस्तान करेगा, बाहर के लोग इसमें घुसने नहीं चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं आएगा। दिस इज व्हाट दे थिंक। We'll have to wait and watch what this 6+2+1 is going to come. Human Rights Law Center in Australia talked about continuing devastation by copper and gold mine that closed more than 30 years ago in Papua New Guinea, territory of Bougainville. इसकी वजह से Bougainville said we want to be a separate nation. They could become separate nation. Yes, दोस्तों this is important. 17-year-long operation of the mine generated more than 1 billion metric ton of mining waste. माइनिंग वेस्ट तो बहुत होने लगा वहाँ पे, और इसकी वजह से बोगनविले की हालत खराब। सो बोगनविले ने बोला कि पापुआ न्यू गिनिया ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। यस नो, सो वी वांटेड, वी कैन से अ सेपरेट डिकेड ओल्ड सिविल वॉर ब्रोक आउट बिटवीन पापुआ न्यू गिनिया एंड बोगनविले इन 1989. The two government signed a peace deal in 2000, under which Bougainville remained in the part of PNG with an autonomy. Now Bougainville demanded a separate country and they actually became a separate country. Okay, so remember that. अब उसका acceptance ये PNG ने किया कि नहीं किया, that's a secondary matter. Okay, I think this is pretty comfortable with everyone. उसके पीछे का कारण was this mine, copper and gold mines. Okay, great. China introduced a digital currency called e-renminbi. ठीक है दोस्तों, renminbi which is a currency of China. चाइना की मेन करेंसी है दोस्तों, और इसको इन्होंने एक तरीके से डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट किया। सो अगर आपके पास पैसा है, फिजिकल है, इसको आप बैंक में जमा कराओ एंड यू गेट अ वॉलेट में ई रेनमिनबी, सेम प्राइस, 1 रेनमिनबी इज इक्वल टू 1 ई रेनमिनबी। ठीक है, ये पहला कंट्री है जिसने ऐसा कुछ किया है। ठीक है, ओके, सो दिस इज द फर्स्ट डिजिटल करेंसी टू बी अडोप्टेड बाय मेजर इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड।
मेजर इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड की खुद की अगेन से ये डिजिटल करेंसी है. US Food and Drug Administration has allowed emergency use of experimental antiviral drug रेमडेसिविर टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट्स. ठीक है, कोविड-19 पेशेंट्स को के ऊपर रेमडेसिविर. ठीक है दोस्तों, जिलेड करके कंपनी थी, ठीक है, जो ये बनाती थी. इसका कंपलसरी लाइसेंस इंडिया में सिप्ला के पास है ना. अब बहुत सारी और कंपनियों के पास आ गया. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से क्या बोलते हैं कैसे एक कैडिला करके कंपनी है, उसके पास आ गया. सो देर आर सम अराउंड 6 to 7 कंपनीज आर नाउ मैन्युफैक्चरिंग दिस रेमडेसिविर. सबके अलग अलग नाम है बट दे आर एक्चुअली रेमडेसिविर. इट वाज प्राइमरली यूज फॉर इबोला पेशेंट. ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं आए. ठीक है, बट कोविड में काफ़ी अच्छे अगेन से रिजल्ट आए. ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट ऑथोराइज थेरापी फॉर कोविड-19. ठीक है, रेमडेसिविर वॉज प्रीवियसली फेल्ड एज अ ट्रीटमेंट फॉर इबोला. ओके, सो दोस्तों ये ध्यान रखेगा, रेमडेसिविर. Spanish flu in 1918 spread across globe, infecting about 500 million people and killing 50 million and 100 million people. That's how the number you need to remember. Spanish flu 1918. Okay, ठीक है, 500 मिलियन पीपल को इन्फेक्ट किया, किलिंग बिटवीन 50 मिलियन टू 100 मिलियन. वापस 1 मिलियन इज 10 लाख. ठीक है, 5 करोड़ से अगेन से 10 करोड़ के बीच में लोगों की मौत. अराउंड 14 मिलियन people died in India alone, which is huge. ठीक है, so pandemic came in 3 waves. First 1918, followed by second and deadliest from September 18 to January 99, which coincided with the final period of World War I. ठीक है, third wave started from February 99 till the end of the year. ठीक है, some countries witnessed fourth wave as well. The pandemic probably ended after enough people developed immunity अगेंस्ट द डिजीज. दिस इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी. ठीक है, इसको स्पेनिश फ्लू क्यों बोला गया? 1918 में मच ऑफ द वर्ल्ड प्रेस वॉज सेंसर्ड, सो पेपर्स इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज नेवर रिपोर्टेड द फ्लू. इन स्पेन प्रेस वॉज नॉट सेंसर्ड, सो स्पेनिश पेपर्स वर द फर्स्ट टू रिपोर्ट अबाउट दिस फ्लू. हेंस इट वॉज नोन एज स्पेनिश फ्लू. ठीक है, दो इट कुड हैव ओरिजिनेटेड इन इधर जर्मनी, फ्रांस, यूके और मे बी इन यूएसए. नोबडी नोज अबाउट इट. इट वाज कॉज्ड बाय H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, बेटर नोन एज स्वाइन फ्लू. ठीक है, इट हैड अ शॉर्टर इंक्यूबेशन पीरियड. ठीक है, चक हाउ ब्लैक राइस वेराइटी ऑफ मणिपुर एंड गोरखपुर टेराकोटा हैव बैग्ड GI टैग. दोस्तों GI टैग के बारे में पता ही होगा आपको. ठीक है, लास्ट सेशन में भी हमने बात करी थी, इसमें भी वापस हम बात करें आपके लिए. ठीक है दोस्तों, ये ब्लैक राइस है. ठीक है, विच हैज अ स्पेशल अरोमा, ग्लूटिनस राइस है. ठीक है, इट इज कल्टिवेटेड मेजरली इन द मणिपुर ओनली. ठीक है, इट हैज अ ट्रेडिशनल मेडिकल बेनिफिट्स. ओके, एंड सिमिलरली टेराकोटा वर्क ऑफ गोरखपुर. ठीक है, विच इज अ सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म. ठीक है, अलग अलग तरीके की चीज़ें लोगों ने यहाँ पे बनाई है. हौदा एलिफेंट, कैसे मावदार हॉर्स, डियर, कैमल, मतलब बहुत सारे ऐसे इन्होंने स्ट्रक्चर बना के रखे हुए हैं. फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया हैव taken significant step to make news aggregator Google and few other pay for the reuse of news. वो reuse करते हैं, Google obviously reuse करता है. ठीक है, Google ने अभी इसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया, अभी 2 दिन पहले रिस्पॉन्स दिया कि Google ने ऑस्ट्रेलिया के लोगों को बोला कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने Google सर्च और YouTube के ऊपर अगर ऐसा प्रेशर किया, ठीक है, तो आप लोगों को सर्च फ्री में नहीं मिलेगा, तो आपकी लाइफ बिगड़ेगी. ठीक है, तो गूगल ने बहुत बड़ा ऑफेंसिव चालू किया ऑस्ट्रेलिया के लोगों के खिलाफ. लेट्स सी हाउ दिस फाइट गोज टू, बट दिस इज रियली नीड ऑफ द आवर, बिकॉज जितने भी अगेन से न्यूज प्रोवाइडर है, देयर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इज नॉट राइट. तो उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अगर अच्छी नहीं है और वहाँ पे गूगल जैसी कंपनियों की वजह से ये लोगों को फ्री में सामान मिल जाता है, सो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज दोस्तों. ठीक है, द बेनिफिशियरीज विल बी न्यू पब्लिशर्स हु फॉर ईयर्स हैव बीन स्ट्रगलिंग टू मेक डिजिटल ट्रांजिशन. France effectively pushed Google into negotiating a remuneration deal with the publisher. Australia is proposed to make platform for paying
है ना, जो भी आप न्यूज़ रीयूज़ करोगे उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलिया में हम ये क्लैट का कोर्स चलाते होते तो बड़े पंगे हो सकते थे, ये नो। एनीवे, अ रिपोर्ट इशूड बाय यूएसए स्टेट डिपार्टमेंट रेज कंसर्न दैट चाइना माइट बी कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट with low yields at its Lopnur test site. चाइना ने CTBT साइन करके रखा हुआ है, which is called Comprehensive Test Ban Treaty. इंडिया ने साइन नहीं किया है, ओके, चाइना ने करके रखा हुआ है, और इसीलिए यूएसए बोलता है कि नाउ दिस इज इन वायलेशन ऑफ दिस, ठीक है। इट क्लेम्स दैट रशिया हैज ऑलरेडी कंडक्टेड न्यूक्लियर वेपन एक्सपेरिमेंट्स दैट प्रोड्यूस्ड अ न्यूक्लियर यील्ड एंड वर इनकंसिस्टेंट विथ जीरो यील्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीटीबीटी। मतलब आप न्यूक्लियर का यूज कर सकते हो पर उससे आउटपुट यील्ड नहीं निकलना चाहिए, विच मीन्स इट शुड नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू अ बॉम्ब और दैट काइंड ऑफ सिनारियो, ठीक है। रशिया एंड चाइना रिजेक्टेड यूएस का क्लेम दैट देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट यूएस मे रिज्यूम न्यूक्लियर टेस्टिंग एंड इफ इट हैपेंस इट सिग्नल्स द डिमाइस ऑफ इल फेटेड सीटीबीटी। ये रशिया और चाइना का क्लेम है, ठीक है। अब ये देखते हैं ये तीनों क्या सिचुएशन पे जाएंगे। इंडिया को शायद ये भनक थी जब इंडिया ने पहली बार स्माइलिंग बुद्धा का एक्सपेरिमेंट किया था और दूसरी बार जब जॉन अब्राहम को काम दिया गया था तब, ठीक है। तो ये दोनों समय पे इंडिया ने यही काम, मतलब जॉन अब्राहम को नहीं, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान 1998 में जब सेकेंड न्यूक्लियर अगेंस्ट बॉम्ब की टेस्टिंग करी थी, हमें पता था कि सीटीबीटी और एनपीटी को साइन नहीं करना है। I think this is pretty comfortable. Great. So let's start now to talk about important laws. दोस्तों, ये पूरे साल भर में और पिछले करीबन 2 साल में इंपॉर्टेंट लॉज आए, उन लॉज के बारे में बात करते हैं दोस्तों। क्या बदलाव आया, क्या अमेंडमेंट आए, कौन से लॉज किस में मर्ज हो गए। चलिए ग्रेट दोस्तों, कोड ऑन वेजिस एक्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या पता होना चाहिए ये समझिए दोस्तों। प्रायर टू द न्यू एक्ट द प्रोविजन ऑफ बोथ मिनिमम वेजिस एक्ट and payment of wages act apply on workers below a particular wage ceiling, okay। तो ये मिनिमम वेज और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट था वो उनके ऊपर अप्लाई हो रहा था, ठीक है। दिस एक्ट हैज रिप्लेस्ड 4 एक्ट्स। कौन से, बिल्कुल नोट कर लीजिए दोस्तों। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, ठीक है। ये पूरा का पूरा वहां पे अप्लाई होगा। ये सुनो, ये चार मर्ज करके एक लॉ बन गया, कोड ऑन वेजेस एक्ट। 2019 एक्ट वुड इंश्योर राइट टू सस्टेनेंस फॉर एवरी वर्कर एंड इंक्रीज द लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन ऑफ मिनिमम वेज फ्रॉम एग्जिस्टिंग 40% टू 100% ऑफ वर्कफोर्स। सो ये कोशिश करेंगे दैट दे विल रीच टू ऑल 100% वर्कफोर्स इन द कंट्री, विच इज वेरी गुड। कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसके साथ, दिस law is applicable to formal as well as informal sector। पहले बड़ी परेशानी थी, it was generally applicable to again say formal sector, informal में तो पता ही नहीं क्या होता था। It also covered domestic workers, which means आपके और मेरे घर में जो लोग काम करते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। It does not cover MG नरेगा, चलो that's okay। It applies to all employees irrespective of wage ceiling, उनकी वेज कितना है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। राइट टू सस्टेनेंस इज द बेसिस फॉर कोड ऑन वेजेस एक्ट। ये बिल्कुल याद रखिएगा। सस्टेनेंस समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड। नहीं समझ में आया, जिसको पता है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों। फ्लोर वेजेस आर नॉट बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, कि मिनिमम कितना होगा पगार वो ऑक्यूपेशन पे डिपेंड नहीं करेगा सिर्फ, ठीक है। सो व्हाट आर द स्टिपुलेशन फॉर फ्लोर वेजेस। सेंट्रल गवर्नमेंट विल फिक्स फ्लोर वेज taking into account the living standard of the worker, ठीक है, which is not based on the occupation, ठीक है। So different floor rate will be there for different locations, yes। So for example, someone living in Mumbai will have a very higher, you can say, floor rate compared to someone living in a very remote place like Assam or Nagaland, okay। Why? Because geographical area like Mumbai is a costlier area, okay। Before fixing floor wage, the central government may obtain the advice of Central Advisory Board and may consult state government, okay। It is also important to note that minimum wages must be higher than the floor wage। दोस्तों floor wage is a bare minimum, okay। उसके ऊपर minimum wage आएगा, ठीक है। minimum wage का stipulation क्या होगा? It will be based on the skill as well as geography। skill में
कैटेगरी होगी अनस्किल्ड, 4 कैटेगरी, सेमी स्किल्ड, ठीक है, स्किल्ड एंड हाईली स्किल्ड, उसके मुताबिक, ठीक है। फिर जोग्राफिकल में भी हिली एरिया, ठीक है, हिली एंड अनड्यूलेटेड, ठीक है, कोस्टल एरिया, अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया, उसके मुताबिक ये लोग काम करेंगे। आई थिंक दिस इज प्रीटी कंफर्टेबल, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वेजेस इंक्लूड बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस, ठीक है दोस्तों। बेसिक पे तो मिनिमम है, डियरनेस मतलब दुनिया में जो महंगा का दर बढ़ेगा उसके मुताबिक आपको एडिशनल पैसा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डियरनेस अलाउंस। एंड रिटेनिंग अलाउंस, कंपनी हैज रिटेन्ड यू, फॉर दैट कंपनी इज गिविंग यू अलाउंस। इट एक्सक्लूड्स स्टैट्यूटरी बोनस, value of house accommodation, employers contribution to provident fund and pension, conveyance allowance, traveling concession, HRA, ये सब इंक्लूड नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इतनी पार्ट है, इसके अलावा कंपनी को ये सब देना बनता है। ओवरऑल डिडक्शंस ड्यू टू एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, फाइन्स पुट टुगेदर शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ एम्प्लॉइज टोटल वेजेस। सो बेसिकली अगर कंपनी कुछ चीज़ें डिडक्ट करती हैं, ठीक है, तो वो डिडक्ट 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम के बारे में भी यहाँ पे कुछ चेंजेस लाए गए दोस्तों, ठीक है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में फिक्स नंबर ऑफ आवर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट एज अ नॉर्मल वर्किंग डे, वेज पीरियड विल बी फिक्स्ड बाय एम्प्लॉयर एज इधर डेली, वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली, ठीक है दोस्तों। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज कॉल्ड मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। दोस्तों याद होगा ये बिल आया था ऑन 1 अगस्त। सो दोस्तों 1 अगस्त 2020, ठीक है, एक नया डे की तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा डे है दोस्तों बताइए। सो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 के 1 साल कंप्लीट हुए, ठीक है। दिस बिल हैज डिक्लेयर्ड ट्रिपल तलाक विच इज कॉल्ड तलाक बिद्दत। Talaq biddat. Biddat is an innovation. So they brought an innovation in the, you can say this particular talaq part, और उन्होंने ट्रिपल तलाक को इन्होंने कोई भी फॉर्म में, रिटर्न, इलेक्ट्रॉनिक को वॉइड और इलीगल करार दे दिया, ठीक है। द डिक्लेरेशन ऑफ ट्रिपल तलाक इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस only if the affected wife or the other related by blood relationship to the lady will file a police complaint. Okay, so this is a cognizable offense. दोस्तों cognizable offense क्या है? It is an offense where a police officer can arrest without warrant. Okay, that is called cognizable offense. Okay, so they are generally serious in nature. Police has a duty to investigate the case without seeking permission from the magistrate. Okay, so this is what the cognizable part is. The offense through declaration of triple talaq attract up to 3 years of imprisonment with a fine. बिल्कुल याद रखिएगा, the offense is compoundable, ठीक है, which means parties may come to compromise. Compoundable offense, compromise कर सकते हैं. It also have to be noted that magistrate may grant bail to the accused only after hearing the woman, and the amount of subsistence allowance will be decided by the magistrate. Obviously woman को subsistence allowance मिलना चाहिए, so ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। Okay, another important act called National Investigation Agency Amendment Act 2019, ठीक है दोस्तों। इसको हम बहुत बार बात कर चुके हैं, अभी तक जो 6 सेशंस करे थे उसमें भी मैंने NIA और CBI के बारे में बात करी थी। आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम। ओके, सो दोस्तों ये अमेंडमेंट बिल है, ठीक है। NIA इज अ प्रीमियर counter terror agency. NIA was, you can say, brought in after Mumbai, you can say 26/11 attack. NIA has a power to take suo motu cognizance of the terrorist activity in India, any part of the country, ठीक है, भले वो जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख हो, कुछ भी, सब जगह NIA can register a case, enter any state without seeking permission from the state government, while CBI is not a central body, though it is a central body, but it comes under दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत में आता है, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में आता है, और इसकी वजह से स्टेट का अप्रूवल चाहिए। आपको पता होगा आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल ने सीबीआई को अपने स्टेट में एंटर करने से मना कर दिया था, ठीक है। सीबीआई हैज टू टेक परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बिफोर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, और बहुत सारे स्टेट्स ने जनरल कंसेंट दे दिया है, तो सीबीआई अंदर आ सकता है। एनआईए तो ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। अब ये देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इट अलाउड सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट सेशंस कोर्ट एज अ स्पेशल कोर्ट,
बहुत ज़रूरी है ताकि फटाफट प्रोसेस चले, है ना, ठीक है। उस जगह के जो उस जगह का हाई कोर्ट होगा, उसके जो चीफ जस्टिस होंगे उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है, ताकि फास्टर ट्रायल हो। प्रायर टू द अमेंडमेंट ऑफ 2019 2008 एक्ट फैसिलिटेट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स फॉर कंडक्टिंग ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। दोस्तों छत्तीसगढ़ ने रिसेंटली अप्रोच किया था सुप्रीम कोर्ट को, स्टेटिंग दैट एनआईए एक्ट वायलेट्स द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म एज लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो इसके ऊपर यही कंट्रोवर्सी हो रही है, पर मुझे लगता है कि एनआईए का विचार बहुत बड़ा है और देश की ज़रूरत बड़ी है, तो इस विचार को शायद सुप्रीम कोर्ट खारिज भी कर दे। दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट 2008 का जो एक्ट है, ठीक है, इट स्पेसिफाइड वायलेशन अंडर कौन से लॉ, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982, इतने ही लॉ में एनआईए लग सकता था, यस और नो। However, now this 2019 amendment allowed NIA to investigate cases related to human trafficking, counterfeit currencies, manufacture and sale of prohibited arms, cyber terrorism, etc. मतलब बहुत broader उनका पहलू कर दिया। If a person commits any of the offence indicated in the schedule of the act, they can be taken up by prosecution even though no element of terror is involved. इनमें से आप कहीं पे involved हो, terrorism involved नहीं है, फिर भी आप फंस जाएंगे। Prior to the amendment, power to forfeit property is with the state police chief. Now the power lies with NIA. तो पूरी प्रॉपर्टी फोरफिट करनी है, they can do that. Head of the National Investigation Agency has to approve the forfeiture of the property. ओके दोस्तों, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस लाइज इन द हैंड्स ऑफ स्टेट, पर आपको याद होगा एंट्री नंबर 29, यस नो, दैट्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, सो सेंटर का भी एक पावर चल सकता है। वेरी गुड दोस्तों। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, इट अलाउज टू डेजिग्नेट एन इंडिविजुअल एज टेररिस्ट विदाउट मच ड्यू प्रोसेस। ये है बड़ा अमेंडमेंट। प्रीवियसली only terrorist organizations were prescribed, or they were proscribed, not prescribed, they were proscribed under UAPA, मतलब उनको बैन किया जाता था, they were termed as a terrorist organization। ये सुनो दोस्तों, बताइए भारत में जब ये UAPA लगा दिया, अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास हो गया, उसके बाद कौन कौन से पर्सन्स, समझना सवाल है, कौन कौन से पर्सन्स हैव बीन यू कैन से डेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट, नाम बताइए दोस्तों, ठीक है। प्रपोजल टू डेजिग्नेट एन इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट विल कम फ्रॉम सिक्योरिटी एजेंसीज, ठीक है, एंड इट हैज टू बी साइंड बाय होम मिनिस्टर। ये सुनो, जो एम्स में अभी ये सुनो, इंडिविजुअल कैन फाइल एन अपील विद द मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री विल हैव टू डिसाइड ऑन अपील इन 45 days. The individual can also file an appeal before an independent committee. This is entirely a non-judicial in nature, ठीक है। तो बड़ी परेशानी है दोस्तों, बट जरूरी है UAPA. And another important act is called Consumer Protection Act 2019, ठीक है दोस्तों। 1986 के एक्ट को इन्होंने रिप्लेस किया है। ओके, पक्का आने वाला, ये जितने भी आज मैंने एक्ट बोले ना दोस्तों, उसको दो बार अगर रट्टा मार लोगे ना, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। नो सेपरेट रेगुलेटर वॉज देयर अर्लियर। ई कॉमर्स का कोई प्रोविजन नहीं था 86 में, कौन सा ई कॉमर्स, ठीक है। कंप्लेंट कुड बी फाइल ओनली इन अ कंज्यूमर कोर्ट, ठीक है, वेयर द सेलर्स ऑफिस इज देयर, ठीक है। Okay, do not take care of new age business transactions, no legal provision for mediation, no penalty or for false endorsement by celebrities, no provision for product liability. Consumer can approach only a civil court but not a consumer court, ठीक है, for a compensation, ठीक है। ओके, सो कंपेंसेशन के लिए तो भैया सिविल कोर्ट में जाना पड़ता था। पिक्यूनरी जुरिसडिक्शंस आर लिमिटेड, ठीक है, अभी भी वैसा ही है, ठीक है, बट उसको और ब्रॉडर कर दिया है। प्रोडक्ट इज फाउंड फॉल्टी, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू दैट प्रोडक्ट ओनली, ठीक है। पहले ये सिनारियो था, ये सब गलतियां थी दोस्तों, अब ये सब बदल गया, काफी बड़ा बदलाव आया दोस्तों। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज उन्होंने चालू करी, दैट इज अबाउट प्रोडक्ट लायबिलिटी। प्रोडक्ट लायबिलिटी मीन्स लायबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, you can say that is for the manufacturer or a service provider or a seller to compensate a consumer for any harm or injury caused for a defective good or deficient service. अगर सर्विस अच्छी नहीं रही या डिफेक्टिव गुड आया तो प्रॉब्लम होगा दोस्तों। दिस इज व्हाट द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट लायबिलिटी। ये देखिए, ये बड़ा बदलाव किया, पहले रेगुलेटर नहीं था, अब रेगुलेटर है। रेगुलेटर का नाम क्या है? CCPA, ओके, कंज्यूमर कोर्ट
में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते थे, ठीक है, बट वेयर द प्रोडक्ट इज रजिस्टर्ड, और जो सेलर है वहां पे आप कंप्लेंट कैन बी फाइल वेयर कंज्यूमर इज देयर, जहां कंप्लेंटेंट रिसाइड करेगा वहां पे। प्रोडक्ट लायबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं थी, सिर्फ सिविल कोर्ट में जाकर उसको प्रूव करना पड़ता था, जो पॉसिबल था, ऐसा कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं था, बट स्टिल इट इज बेटर दैट कंपेंसेशन नाउ विल बी डिसाइडेड बाय द कंज्यूमर कोर्ट इटसेल्फ। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन इन्होंने बदल दिया, पहले 20 लाख तक डिस्ट्रिक्ट में होता था, अब 1 करोड़ हो गया, स्टेट में 20 लाख से 1 करोड़ तक था, 1 करोड़ से 10 करोड़ हो गया, नेशनल में 1 करोड़ के ऊपर था, नेशनल में 10 करोड़ के ऊपर हो गया। ई कॉमर्स कोई प्रोविजन नहीं था, अब प्रोविजन लगा दिया। मीडिएशन हो पाएगा, यस, दिस आर द चेंजेस बीइंग ब्रॉट इन, ठीक है। सीसीपीए लगा दिया, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा दोस्तों, हेल्थ केयर इज कैप्ड आउट ऑफ दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो हेल्थ केयर में आप नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है ना, बाकी सब चलेगा, ऑफलाइन, ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक मीन ट्रांसपोर्ट, ट्रांजेक्शंस, टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, सब में हो सकता है दोस्तों। ये सीसीपी है जो नया एस्टेब्लिश किया गया है, ओके। क्लास एक्शन शूट भी इसमें आ गया दोस्तों, ठीक है भाई, देयर इज अ प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर क्लास एक्शन रिलेटेड टू द वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स और अनफेयर ट्रेड और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, एक बंदे को नुकसान हुआ, कंपनी उस एक बंदे को कंपेंसेट नहीं करेगी, पर पूरे के पूरे लोग जो उसके साथ अफेक्टेड थे सबके साथ, फॉर एग्जांपल कोई इंजन फॉल्टी निकला, ये सुनो, तो पूरी कारें रिकॉल करी जाएगी। इंडिया में क्लास एक्शन सूट was filed by Department of Consumer Affairs in Maggi case against Nestle, ठीक है। The issue is with regard to the presence of lead content within a permissible limit and presence of monosodium glutamate, Ajinomoto, ठीक है, whether it is natural or added, okay। तो जिसकी वजह से कुछ दिनों तक मैगी बैन करनी पड़ी थी दोस्तों, ये सुनो। तो इंडिया में ये क्लास एक्शन सूट का ये रिसेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। व्हाट आर द पेनल्टीज फॉर द मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट? फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑफेंस ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, देयर इज अ जेल टर्म for up to 2 years and fine up to 10 lakhs. Endorser will face a fine up to 10 lakh only and 1 year ban on future endorsement. Okay, तो उनके पास पैसों का पेनल्टी होगा, उनको जेल नहीं होगी, okay। Similarly, fine can be imposed up to 10 lakh on a publisher or advertiser. मैगी के केस में अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, they were involved, ठीक है। In one of the famous case of real estate companies, धोनी was also involved, ठीक है। फाइनल अपील विल लाई टू दी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आप ऐसे डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज अपने अपील तो कर सकते हैं, पर फाइनली यू कैन वेरी वेल गो टू दी सुप्रीम कोर्ट। आर देयर एनी स्पेशल राइट्स अवेलेबल टू कंज्यूमर? यस, ठीक है। कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड एनीवेयर, हियरिंग कैन बी डन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बहुत जरूरी है। वैसे भी आपने देखा होगा ना, फेसलेस अपील हो रही है टैक्सेशन में, है ना, तो बहुत बड़ा बदलाव आ गया। वन कैन नो व्हाई कंप्लेंट इज रिजेक्टेड, तो ये सब चीजें कंज्यूमर के लिए आई है। और एक और नया एक्ट पास हुआ था, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019। देयर आर 3 टाइप ऑफ ऑफेंसेस बीइंग आइडेंटिफाइड हियर। रनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, सो दोस्तों, आप कोई भी डिपॉजिट स्कीम चलाते हैं, डिपॉजिट स्कीम मतलब लोगों से पैसा लेते हैं, ठीक है, और आप उसको सामने उनको रिटर्न दोगे, ठीक है, एफडी जैसा, ठीक है। अब ये अगर रेगुलेटेड नहीं है, आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, तो आप चला नहीं सकते हो, yes or no? So there are provisions to provide for deterrent punishment, ठीक है। तो ये अगर आप अनरेगुलेटेड स्कीम चलाओगे तो प्रॉब्लम होगा, फ्रॉड्यूलेंट डिफॉल्ट होगा तो प्रॉब्लम होगा, एंड रॉन्गफुल इंड्यूसमेंट करोगे तो ये 3 तरीके के ऑफेंसेस इन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट और पेनल्टी लगा के रखी है। स्मॉल बिजनेसेस टेकिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स will not come under this, but deposit schemes operated by jewelers will be coming under this and it will be illegal, okay। और डेजिग्नेटेड कोड बनाई जाएगी दोस्तों, इसके अंदर कंपिटेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी और एक सेंट्रल डेटाबेस बनाया जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट द चेंजेस हैव बीन डन। आई होप दिस इज वंडरफुल थिंग फॉर यू दोस्तों। ये सेशन से आपको मदद मिल रही होगी और बड़ा फायदा हो रहा होगा। हमारा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों कि हम आपको ये सपोर्ट दें एंड मौके पे, ताकि आपकी क्लेट की एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से दे सके, ठीक है दोस्तों। विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस सेशन। प्लीज बताइएगा ये सेशन कैसा लगा, ओके। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।